हवाओं में पतंगे उड़ती हैं, चिड़िया नहीं, क्योंकि जो खुद उड़ने का हौसला रखते हैं वो किसी के मोहताज नहीं हुआ करते। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने आपके इस YouTube चैनल पर आप सभी का आभार और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में, जिसमें हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छे भी लगे होंगे। आज उसी मुख्यमंत्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ मेन फैक्ट के बारे में आज बात करेंगे और मुख्यमंत्री का चैप्टर कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारे कंसेप्ट मैंने करवाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो वही है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जिसके अंदर पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ से अपन अगर देखें तो हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़ लिए थे, आज कुछ फैक्ट और डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1971 के अंदर 1971 और 1975 याद रखेंगे, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। 1971 और 1975, देखिए 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखें कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस कंडीशन में सीएम कौन थे, तो याद रखें उस टाइम हमारे सीएम थे हरिदेव जोशी। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें तैयार रहना बेहद जरूरी है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा हुई उस टाइम राजस्थान के सीएम कौन थे, तो हरिदेव जोशी थे। क्लियर। चलिए अभी आगे बात करें 1971 की, तो यहाँ पर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो उस टाइम हमारे राजस्थान के सीएम कौन थे, तो याद रखेंगे बरकतुल्ला खान। भारत पाक युद्ध के टाइम भारत प्लस पाकिस्तान, यानी कि भारत पाक अगर मैं लिखूं, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1971 में। उस टाइम जो सीएम रहे हैं उनका नाम याद रखेंगे सभी, उनका नाम था बरकतुल्ला खान। ये फैक्ट भी आप थोड़े से याद रखें। तो 1971 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस टाइम बरकतुल्ला खान हमारे राजस्थान के सीएम थे, और जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस टाइम हमारे राजस्थान के सीएम हरिदेव जोशी थे। क्लियर। चलिए अब यहां से कुछ एक फैक्ट की ओर बात कर लेता हूं। ये क्वेश्चन है डायरेक्टली, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ये बात याद रखें। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के फर्स्ट यानी कि प्रथम अल्पसंख्यक सीएम यानी कि माइनॉरिटी के जो सीएम जो थे वो कौन थे, याद रखना बरकतुल्ला खान ही थे। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनका अगर उनकी बात करूं उनकी संख्या जब कम हो, बाकी अदर जातियों की तुलना में जिनकी संख्या कम हो वो माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक जाति होती है। तो याद रखें राजस्थान के फर्स्ट अल्पसंख्यक सीएम कौन से हैं, बरकतुल्ला खान। ये राजस्थान के पहले ऐसे सीएम हैं जो अल्पसंख्यक सीएम माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के पहले यानी कि फर्स्ट एससी यानी कि अनुसूचित जाति के सीएम कौन से हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अनुसूचित जाति के जो सीएम है वो कौन है, जगन्नाथ जी पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया ये हमारे एससी के सीएम है, पहाड़िया। क्लियर। ये यहां से ये 4 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे तभी आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अपन बात कर लेते हैं, यहां से कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। यहां से आप याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें। ऐसे सीएम जो 3 से अधिक बार 3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे हैं,
3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे, यानी कि जिनका कार्यकाल तीन बार रहा है या 3 से ज्यादा बार रहे हैं, उन सीएम के नाम हमसे पूछ सकता है। पहले याद रखें, पहले जो है वो टीकाराम पालीवाल, सॉरी रुक जाओ बता देता हूं मैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, मोहनलाल जी सुखाड़िया हो गए, हरिदेव जोशी हो गए, और कौन हो सकते हैं, और याद रखें भैरव सिंह जी शेखावत, और एक अगर आप याद रखें तो ध्यान रखें, किसका नाम याद रखेंगे, अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत जी। ये ऐसे सीएम हैं जो 3 या 3 से अधिक बार रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे सीएम हैं जो 1 से अधिक बार यानी कि 3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे हैं। तो याद रखेंगे मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह जी शेखावत और अशोक गहलोत। ये ऐसे सीएम हैं जो 3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अब 2 बार वाले तो आपको पता है, जयनारायण व्यास जी रहे हैं, जैसे कौन रहे हैं, एक वो जो वसुंधरा राजे जी रहे हैं। तो ये 2 से ज्यादा वाले, पर क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह जी शेखावत, अशोक गहलोत, ये 3 या 3 से ज्यादा टाइम तक सीएम रह चुके हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखेंगे। अब अगर बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन की कि गैर कांग्रेसी, अब तक गैर कांग्रेसी सीएम कितने रहे हैं, तो याद रखें गैर कांग्रेसी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, ऐसे सीएम अब तक कितने हैं, गैर कांग्रेसी सीएम। तो याद रखें, 1 नंबर पे आते हैं भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। 2 नंबर पे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। 3 नंबर पे जो सीएम है जो गैर कांग्रेसी है, अभी हमारे जो सीएम बने हैं भजन लाल जी शर्मा, ठीक है। अब ये 3 सीएम ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी से नहीं है। तो ऐसे सीएम कितने हुए हैं, अब तक 3 सीएम हुए हैं, जिनमें से भैरव सिंह जी है, वसुंधरा राजे जी है, ठीक है, और भजन लाल जी शर्मा है। तो ये सीएम 3 रहे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, और इधर वाले जो है वो 3 या 3 से अधिक बार सीएम रह चुके हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस टाइम सीएम बरकतुल्ला खान थे। 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, उस टाइम सीएम थे हरिदेव जोशी जी। राजस्थान के पहले माइनॉरिटी के जो सीएम है वो बरकतुल्ला खान जी है। और उसके बाद राजस्थान के फर्स्ट जो एससी सीएम है, एससी का मतलब अनुसूचित जाति के सीएम जो है वो जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं। ऐसे सीएम जो 3 से ज्यादा बार इधर है, और गैर कांग्रेसी सीएम है भैरव सिंह जी, वसुंधरा राजे और भजन लाल जी शर्मा है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। क्लियर। चलिए, अब अगर बात करें विपक्ष के अंदर, कुछ सीएम ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता भी रहे हैं, जैसे वसुंधरा राजे जी हैं, या भैरव सिंह जी की बात कर लें, ठीक है, हरिदेव जोशी जी हैं। तो ये विपक्ष के भी क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बाकी अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां से अगर देखा जाए तो कुछ एक फैक्ट की ओर बात कर लेते हैं, और उसके बाद में 1-2 पॉइंट रहेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलिए, अगर देखें यहां से तो विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष वाले सीएम, ऐसे सीएम जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, यानी कि जब सरकार क्या हो जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, यानी कि अपनी खुद की पार्टी से संबंधित सरकार नहीं हो, तो क्या विपक्ष का जो दल है या विपक्षी पार्टी जो है वो क्या करती है, उसको एक नेता प्रतिपक्ष घोषित करती है। तो नेता प्रतिपक्ष अब तक कितने रह चुके हैं अगर देखा जाए तो याद रखें, ऐसे सीएम जो मुख्यमंत्री भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो याद रखें, वसुंधरा जी हैं, वसुंधरा राजे, ये नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अशोक गहलोत जी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं अब तक, याद रखेंगे, वसुंधरा राजे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से
हरिदेव जोशी जी है, हरिदेव जोशी जी हैं। और अगर एक और बात करें नाम की तो याद रखें भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। ये 3 सीएम वो हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या रखें, याद रखें। अभी मैंने आपको एक बताया था कि ऐसे सीएम कौन से हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 क्वेश्चन बताए थे मैंने, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे सीएम जो क्या रह चुके हैं, ऐसे सीएम जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कौन से हैं। तो याद रखेंगे उनका नाम है हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। ये हीरालाल देवपुरा वही सीएम है जो राजस्थान के अंदर न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम रहे हैं। तो याद रखें ये वो सीएम है जो न्यूनतम कार्यकाल रहा है, इनका क्या रहा है, न्यूनतम कार्यकाल रहा है। और कितने दिन का रहा है, सभी याद होगा, ये सभी को याद होगा, 16 दिन तक। मात्र कितने दिन तक है, 16 दिन तक ये सीएम रहे। ऐसे सीएम है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन है, हीरालाल जी देवपुरा है। ये क्लियर हो गई बात सभी को। तो लगभग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो सीएम वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बात और अपन कर लेते हैं यहां से कि अगर मंत्रिपरिषद के अंदर देखा जाए तो एक संसद सचिव भी होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या होगा, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो सीएम के कुछ खास जो लोग होते हैं उनको बनाए जाते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो याद रखें कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, इनके कोई भी विभाग दिया जाता है तो वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कैबिनेट मंत्री है। और उसके नीचे जो काम करेंगे वो होंगे राज्य मंत्री, ठीक है। और एक और होंगे जिनका नाम है उपमंत्री। और एक और पार्ट, 4th पार्ट और आता है मंत्रिपरिषद का, जिसको बोलते हैं संसद सचिव। अब अपन संसद सचिव की बात करेंगे कि ये संसद सचिव किसके द्वारा किसके टाइम में है। तो याद रखेंगे कि लगभग मंत्रिपरिषद के जो है तो वो 3 प्रकार के स्तर के मंत्री होते हैं, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कितने स्तर के, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। परंतु अब क्या है, 4थे स्तर का जो पद दिया गया वो किसको दिया गया है, संसद सचिव को भी दिया गया है, जो मंत्रिपरिषद में भाग ले सकता है। याद रखें तो कैबिनेट स्तर के मंत्री है, राज्य स्तर के मंत्री है और उपमंत्री भी है। जब हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से कैबिनेट स्तर के मंत्री है, कौन से राज्य मंत्री है, कौन से उपमंत्री है। तो ये चीजें अपन बाद में देखेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए यहां से संसद सचिव की अगर बात करूं तो ध्यान रखेंगे संसद सचिव का जो पद था, वो किसके टाइम शुरू हुआ। तो याद रखेंगे सारे, ये इस पद की शुरुआत जो थी वो हुई थी 1967 में। और उस टाइम सीएम कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। ये उस टाइम के सीएम थे जब संसदीय सचिव का जो पद है वो प्रारंभ किया गया था, सर्जन किया गया था। उस टाइम सीएम कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। और कब बनाया गया था, 1967 के अंदर। अगर इसकी बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति की अगर बात करें तो हमेशा याद रखें सीएम करेंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद का एक प्रकार से पार्ट है ये। तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश पर सीएम महोदय के द्वारा के परामर्श से की जाती है। इनकी तो राज्यपाल महोदय करते हैं सीएम की परामर्श से, पर इस संसद सचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, सीएम करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री ही करेंगे। क्लियर। चलिए अगर बात करें शपथ कौन दिलाएगा, इसको सीएम दिलाएंगे, क्योंकि जब नियुक्ति सीएम कर रहे हैं तो इनको शपथ भी कौन दिलाएंगे, सीएम ही दिलाएंगे। तो थोड़ा सा याद रखें कि संसद सचिव जो है वो ये 4थी विधानसभा हुई थी ना, 4थी विधानसभा, उस टाइम ये, तो आपसे कई बार पूछ भी सकता है कि कौन सी विधानसभा में ये 4th जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है, उसमें इस पद का सर्जन किया गया था। कब किया गया था, 1967 में। किस सीएम के टाइम में, मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम। कब, 1967 में, मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम में। और इसकी नियुक्ति भी सीएम करेंगे और इसकी शपथ भी कौन दिलाएंगे, सीएम दिलाएंगे। और कौन सी विधानसभा में ये पद सर्जित किया गया था, तो 4थी विधानसभा में किया गया था। क्लियर। तो ये संसद सचिव वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक और आता है कि किंचन कैबिनेट क्या होती है। किंचन कैबिनेट क्या चीज है, ध्यान से सुनेंगे। किंचन कैबिनेट का मतलब है कि
उसके अंदर क्या होंगे, कुछ विश्वास पात्र, सीएम के जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उनके द्वारा निर्माण किया जाता है उसका। तो याद रखेंगे, बस नॉर्मल सी चीजें रही है वो मैं बता देता हूं ब्रीफली, ज्यादा इतना कोई खास नहीं है। किंचन कैबिनेट, एक है छाया मंत्रिमंडल, एक होता है छाया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो ये दोनों क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। किंचन कैबिनेट का मतलब है इसके अंदर सीएम के जो विश्वास पात्र, सीएम के विश्वास पात्र जो लोग हैं, जिसमें परिवार के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मंत्री भी हो सकते हैं, जो एकदम निजी बहुत ही ज्यादा खास हो, तो वो किंचन कैबिनेट का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें डिस्कशन होती है, तो दूसरों के समक्ष बैठकर नहीं की जाए। मतलब पर्सनली जो मुद्दे होते हैं कुछ एक, जिनको सीएम उन ऐसे व्यक्तियों के सामने बैठ करके डिस्कशन करते हैं जो एकदम विश्वास पात्र हो। तो विश्वास पात्र वाले मंत्री या लोगों का जो समूह है वो किंचन कैबिनेट कहलाता है। तो सीएम के विश्वास पात्र लोग जो हैं, लोगों से निर्मित, लोगों से बनी होती है, क्या बनी होती है, किंचन कैबिनेट बनी होती है। तो याद रखें, 2 या 4 सदस्य होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे सदस्यों से मिलकर क्या बनती है, किंचन कैबिनेट बनती है। क्लियर है। अब छाया मंत्रिमंडल का मतलब है जैसे हमारे, अब मैं खड़ा हूं या फिर आप खड़े हो तो आपकी क्या है, एक परछाई बनती है, समझ रहे हो बात। तो आपकी वो क्या कर रही है, कॉपी कर रही है, यानी कि आप जैसे हो वैसे ही वो आपकी छवि बना रही है। मतलब सेम यहां पर छाया का मतलब है कि जो वास्तविक रूप में विधानसभा के अंदर है, यानी कि जिस दल की सरकार है, जिस दल की सरकार है उसी का ही एक प्रतिरूप है, उसी का ही प्रतिरूप मंत्रिमंडल के रूप में एक सर्जित किया जाता है, उसको बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। यानी कि जैसे मान लो सरकार है, तो सरकार का क्या है, उसका विपक्ष के जो, उसके विपक्ष का जो दल है वो क्या करता है, छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो याद रखें, छाया मंत्रिमंडल जो है वो विपक्ष के द्वारा इसका गठन किया जाता है। सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत जो थी, शुरुआत वसुंधरा राज्य के टाइम हुई, वसुंधरा राज्य, यानी कि जब सीएम हमारे जो पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे, उन्होंने छाया मंत्रिमंडल का पहले शुरुआत किया था, ठीक है। और कौन सी विधानसभा में, 13वीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सबसे पहले छाया मंत्रिमंडल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो विपक्ष के द्वारा इसका गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, या ठीक है। और शुरुआत वसुंधरा राज्य के टाइम में 13वीं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में इसकी इस पद का सर्जन किया, या फिर ये मंत्रिमंडल बनाया गया था। इसका काम क्या है, इसका कार्य है कि सरकार के जो भी विभाग है, सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, विभागों की क्या करना, निगरानी करना। ये देखती है कि निगरानी करना, ये छाया मंत्रिमंडल ये देखता है कि सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के जो मंत्री जो हैं वो सही तरीके से कार्य का संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई कमियां दिखती है या फिर किसी भी प्रकार की कोई इनको नुक्स दिखती है तो उस पर ये आवाज उठा सकते हैं। तो ये निगरानी रखते हैं, उन विभागों की देख रेख करना, उन पर निगरानी करना, तो उसका काम किसका है, छाया मंत्रिमंडल का है। तो विपक्ष के जो लोग होते हैं ये छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले वसुंधरा राज्य के टाइम में 13वीं विधानसभा के टाइम में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था वसुंधरा राज्य के टाइम, ठीक है। वसुंधरा राज्य ने किया था 13वीं विधानसभा के अंदर, क्योंकि वो विपक्ष में थी उस टाइम। तो याद रखें, कार्य विभागों की क्या करना, निगरानी करना। तो ये थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट ये हैं जो आपसे अनभिज्ञ हैं, आज तक लगभग लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। हाँ, आ सकते हैं, कोई भी इसमें दोहरा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछे जाए, पूछ सकता है एग्जामिनर, किसी हद तक जा सकता है, पर हमें इसके लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का जैसे ट्रेंड बदल रहा है उसके हिसाब से अगर अपन तैयार रहे तो सिलेक्शन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब बात करें, एक चीज मैं बात करूं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का मतलब क्या है। मंत्रिमंडल जो शब्द जो है वो हमारे किसके अंदर, ये मंत्रिपरिषद जो है ये तो इसके अंदर तो है, ये तो आर्टिकल 163 के अंदर साफ बोलता है। याद रखेंगे, मंत्रिमंडल का जो जिक्र है मंत्रिपरिषद का, ये आर्टिकल 163 में साफ दिया गया है। अगर बात करें राज्यों के अंदर, तो राज्यों के अंदर आर्टिकल 163 के अंदर साफ बात कही गई है कि राज्यपाल की सलाह
के लिए सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अगर बात करें सेंटर के अंदर चलें, केंद्र के अंदर चलें, तो केंद्र के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र में आर्टिकल 74 जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 74 जो आर्टिकल है, उस 74 आर्टिकल में केंद्र के अंदर मंत्री परिषद की बात की गई है। तो ये दो आर्टिकल संविधान के अंदर वो आर्टिकल हैं जिसमें मंत्री परिषद शब्द का जिक्र किया गया है। तो राज्यों की एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा, ये आर्टिकल 163 बोलता है। 74 नंबर आर्टिकल ये बोलता है कि केंद्र की एक मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड पीएम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री होगा। तो इन दोनों ही आर्टिकल में मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, परंतु मंत्रिमंडल का जो जिक्र है वो संविधान में नहीं किया गया है। ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा गया शब्द है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आर्टिकल 352 के तहत जोड़ा गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इस शब्द को जोड़ा गया है। तो ध्यान से सुनेंगे कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और जिसमें आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, उस राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर किसका जिक्र किया गया, इस मंत्रिमंडल शब्द का क्या किया गया, जिक्र किया गया। तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। प्रारंभ में ये संविधान के अंदर नहीं था, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर अगर देखें तो मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। केवल कौन से मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री मिलकर ही क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर, तो अगर मंत्री परिषद की बात करें तो इसमें तीनों प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे और राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। ठीक है, तो याद रखें इसमें क्या होंगे, 3 स्तर के मंत्री होंगे। ये 3 स्तर के मंत्री अभी मैंने बता दिया, कैबिनेट स्तर के भी मंत्री होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी इसके अंदर मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। क्लियर, ये 2 अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर, ये शक्तिशाली पोर्टल है, ये शक्तिशाली मंत्रिमंडल जो है वो क्या है, ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। अब कम पावरफुल क्यों है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री वो खास मंत्री होते हैं जिनके जो क्या है सीएम के साथ मिलकर के कुछ अहम मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं और सबसे ज्यादा पावर जनरेट, यानी कि सबसे कड़े कानून वगैरह है या फिर कोई भी चीज अगर विधायी संबंधी या प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय होते हैं, स्ट्रिक्ट निर्णय लिए जाते हैं, जो भी इंप्लीमेंट करने होते हैं, वो इस मंत्रिमंडल के परामर्श से या फिर इसके विचार विमर्श से होते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कौन है, मंत्रिमंडल है। परंतु ये पावरफुल इतना है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मंत्री आते हैं, इसमें कुछ चुनिंदा वो मंत्री आते हैं जो विश्वास पात्र लायक हो। ठीक है, तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ये पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। क्लियर है, चलिए अब बात करें यहां से, ये शक्तिशाली हो, इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इसका आकार छोटा होने का मतलब है इसमें कुछ चुनिंदा ही मंत्री इसके अंदर शामिल होंगे, कुछ लोग शामिल होंगे और इसके अंदर बहुत सारे मंत्री होंगे, तो आपको ये पता ही है। तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस याद रखें। ठीक है, बाकी अपन विधानसभा जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं डिटेल से बात करूंगा, पर यहां पर आप इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के जो है आर्टिकल 352 है उसके अंदर इस शब्द का जिक्र किया गया था और इसमें 163 में राज्य के अंदर क्या होगा, मंत्री परिषद का जिक्र है। ठीक है, 174 में केंद्र के अंदर जो मंत्री परिषद है उसके अंदर इस शब्द का जिक्र किया गया है। ये इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, इसमें तीनों प्रकार के मंत्री होंगे। ये शक्तिशाली है और ये कम शक्तिशाली, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसे फैक्ट थे जो आप लोगों को याद रखने बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन वापस से एक बार रिकॉल कर लें, पूरा जो भी अपनों ने पढ़ा यहां तक उस सभी चीजों का एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो अपन कुछ भी नहीं है, अदरवाइज जो भी पढ़ा वो सारा साफ हो जाना है। तो अब आप थोड़ा सा मेरे साथ 5-10 मिनट बने रहिए, जिसे मैं तीनों वीडियो का एक साथ आपको निष्कर्ष निकाल के सामने रख दूंगा। क्लियर है, चलिए अपन बात करें सबसे पहले आर्टिकल 163 की बात करते हैं। आर्टिकल 163 साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे। तो याद रखेंगे, तो मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है और इसके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे और
सीएम होंगे और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करेंगे। ये आर्टिकल 164 में कहा है। आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। किसकी नियुक्ति की बात की गई है? सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 164 में साफ शब्दों में सीएम की नियुक्ति की बात की गई है कि जो विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता है, राज्यपाल उसे सीएम नियुक्त करता है और सीएम की सलाह और परामर्श से अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। ये मंत्रियों और सीएम की नियुक्ति की बात कर रहा है। आर्टिकल कौन सा? 164(1) बात कर रहा है। क्लियर है? अब आर्टिकल मैंने आपको बढ़ाया 164(1) का भी आपको बताया। मैंने बोला कि विधानसभा की जो टोटल संख्या है उसका 15% है, क्या होगा? मंत्रिपरिषद के अंदर सदस्य होंगे। तो राजस्थान के अंदर टोटल जो आते हैं वो कितने हैं? क्योंकि विधानसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 200 हैं। तो 200 का 15% कितना हो गया? 30। यानी कि विधानसभा में जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें मंत्रिपरिषद जो होगी उसके सदस्य मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 30 होगी। तो ये आर्टिकल कौन बोलता है कि 15% विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% क्या होंगे? मंत्री होंगे। ये आर्टिकल बोलता है 164(1) है। क्लियर? चलिए आर्टिकल 164(1) है क्या बोलता है? आर्टिकल ये जो है ये बोलता है कि अगर कोई भी विधानमंडल के अंदर, कोई भी विधानमंडल का सदस्य अगर 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अयोग्य है, अगर विधानमंडल का कोई भी सदस्य, चाहे विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, कोई भी सदस्य अगर 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल वाली अनुसूची के अकॉर्डिंग अयोग्य है तो वो मंत्री पद से भी अयोग्य होगा, वो मंत्री के पद के लायक नहीं है। ये आर्टिकल बोलता है 164(1) है बोलता है। क्लियर? चलिए अब आर्टिकल 165 में बात नहीं की गई है, पर आर्टिकल 165 में बता देता हूं। यहां पर राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है, महाधिवक्ता की। तो आर्टिकल 164 महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। क्लियर? 166 में कार्य संचालन है कि सरकार जो कार्य संचालन जो है, कार्य का संचालन जो करती है वो किसके थ्रू करती है? किसके थ्रू करती है? तो आप सभी को याद होगा कि कार्य का जो संचालन है वो किसके थ्रू किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के नाम से किए जाएंगे। अब आर्टिकल 164 को अपने डिटेल में पढ़ा था। मैंने बोला था कि सबसे पहले सीएम की नियुक्ति, यहाँ पर क्या होगा? सीएम की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 164(2) में मैंने क्या बात की थी? मैंने बोला था सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायी की बात किया गया। और 164(3) में क्या बात की गई? शपथ की बात की गई। कौन शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल महोदय। 164(4) में योग्यता की बात की गई थी। योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर क्या करना चाहिए? उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये बात कही गई। ठीक है, अब आर्टिकल 164(5) में क्या कहा गया? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे और इसका निर्धारण कौन करेगा? याद रखें विधानसभा निर्धारित करेगी। तो ये याद रखें, वेतन भत्ते होंगे। सीएम का वेतन कितना है? याद रखें 75,000 रुपए पर मंथली है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनके बारे में अपने को डिस्कशन करना था। उसके बाद में आर्टिकल 166 देख लिया। आर्टिकल 167 क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रशासन या फिर विधायिका संबंधी या कानून संबंधी क्या देंगे? सूचना देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। कौन देंगे? सीएम। सीएम की कर्तव्य की बात कर रहा है कि अगर प्रशासन और विधायी संबंधी कोई सूचना अगर राज्यपाल महोदय को चाहिए तो वो सूचना देने के लिए क्या है? सीएम महोदय बाध्य है। ये आर्टिकल 167 में कहा गया। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या है कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आर्टिकल आपको लगभग क्लियर हो चुके होंगे और उसके बाद में हमने फैक्ट भी देखे थे, बहुत सारे फैक्ट देखे थे जिसके अंदर हम अलग अलग तरीकों से डिस्कशन कर चुके हैं। तो ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे, पर आर्टिकल ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में अपने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन शानदार लगा होगा। सीएम का लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है और कुछ उन क्वेश्चनों को छूने का प्रयास किया है जो आपसे आज तक अनभिज्ञ है, आप उनसे अनभिज्ञ हो, और उन सभी को मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए टारगेट किया है कि वो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे राज्यपाल हो गया, ठीक है, और मुख्यमंत्री हो गया, अब अपन बात कर लें थोड़ी आयोग की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो भी आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, लोकायुक्त है, लोकपाल है, यानी कि जो भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो सांविधिक जो निकाय जो है, आयोग जो है, उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो वो क्या है कि जैसे 5-7 दिनों में क्लियर हो जाएंगे।
जितने ही हैं वो 5-7 दिनों के अंदर उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल के अंदर विधान परिषद, विधानसभा और उसके जो मेंबर्स वगैरह हैं वो सारे सभी के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहेंगे और आगे आने वाले भविष्य के लिए अपने तैयारियों को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।